Rectangular coordinate system is used to specify the location of a point in 2D plane और 3D space. ये थर्ड क्वाड्रेंट आता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हमारे पास आता है. तो इस वेक्टर की डायरेक्शन को हम थीटा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. कुछ यूनिट्स में एक्स एक्सिस की तरफ आऊँगा और कुछ यूनिट्स में वाई एक्सिस की तरफ आऊँगा. तो क्या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अलावा और भी कोऑर्डिनेट सिस्टम मौजूद हैं? यहाँ पर बेटा एमसीक्यूज आ सकता है बड़ा इंपॉर्टेंट कि कितने मैक्सिमम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम. आज हमारा सेकंड टॉपिक आता है इस चैप्टर का, जिसका नाम है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम किसी भी पॉइंट की लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं. तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आएगी. रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट इन 2D प्लेन और 3D स्पेस. तो ये 2D प्लेन हम देखते हैं क्या होता है और 3D स्पेस क्या होती है, इसको पहले हम समझते हैं. 2D प्लेन क्या होता है? 2D प्लेन ऐसा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है. 2D स्टैंड फॉर टू डिमेंशनल. तो इसके लिए हमें दो एक्सिस चाहिए. किसी भी पॉइंट की लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए दो एक्सिस चाहिए. दो एक्सिस कौन कौन से होती हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहा. इसको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बोलते हैं. मतलब एक्स वाई प्लेन को, एक्स वाई एक्सिस को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बोलते हैं. ये दोनों लाइंस कितने एंगल पर मौजूद हैं? ये दोनों लाइंस 90 के डिग्री पर मौजूद है एक दूसरे के. हॉरिजॉन्टल लाइन अगर, और ये जहां पर ये दोनों लाइंस मीट कर रही हो उनको हम ओरिजिन बोलते हैं. ओरिजिन पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों 0 0 होते हैं हमारे पास. अगर आप ओरिजिन से राइट साइड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दें तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस आ जाएगा. अगर आप ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दें तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस आ जाएगा. अगर आप ओरिजिन से अपवर्ड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दें तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस आ जाएगा. अगर आप ओरिजिन से डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट कर दें तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस आ जाएगा. तो हमने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 और ये 4, जो इसको हम 4 क्वाड्रेंट भी बोलते हैं. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट आता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट आता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हमारे पास आता है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव होता है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव होता है. सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है लेकिन वाई एक्सिस जो है वो पॉजिटिव होता है. थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स एक्सिस भी नेगेटिव होता है और वाई एक्सिस भी नेगेटिव होता है. फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है लेकिन वाई एक्सिस जो है वो नेगेटिव होता है. लेट करते हैं हमने पी पॉइंट को डिस्क्राइब करना है जिसके कोऑर्डिनेट्स 3 और 4 हैं. 3 और 4 किस तरह लोकेट कर सकते हैं? 3, ये जो पॉइंट पहला रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको ए कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं. और ये जो दूसरा पॉइंट है ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है जिसको बी भी बोलते हैं कोऑर्डिनेट. अच्छा, ये जो यूनिट्स हैं हमारे पास, हमने यहाँ पर इक्वी डिस्टेंस लाइंस ड्रॉ कर दी हैं. जैसे ये 0 एक्स एक्सिस है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 लाइंस हमने ड्रॉ कर दी हैं. इसके यूनिट्स कुछ भी हो सकते हैं हमारे पास. इसके यूनिट्स हमारे पास 1 सेंटीमीटर भी हो सकती हैं, 1 मिलीमीटर भी हो सकती हैं, 1 इंचेस भी हो सकती हैं. डिपेंड करता है केस टू केस. तो यहाँ पर सिर्फ हम यही कहेंगे कि 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट. सिमिलरली यहाँ पर -1 यूनिट, -2 यूनिट, -3 यूनिट. अगर मैंने एक पॉइंट को डिनोट करना है जिसके कोऑर्डिनेट्स 3 और 4 हैं तो मैं कैसे डिनोट कर सकता हूँ? मैंने ओरिजिन से मूव करता हूँ, 1 2 3 पॉइंट जो है मैं एक्स एक्सिस की तरफ मूव करूंगा और 4 पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस की तरफ मूव करूंगा. 1 2 3 4, ये मेरे पास जो है ये पॉइंट लोकेट हो जाएगा यहाँ पर. इसको मैंने P कह दिया जिसके 3 और 4 कोऑर्डिनेट्स थे. और मैंने चूंकि ओरिजिन के लिए रेफरेंस से मैंने ये P पॉइंट को बताया, तो ओरिजिन से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा और P तक आएगी. और बेसिकली ये मैंने वेक्टर डिनोट कर दिया. ये एक ऐसा वेक्टर है जो P पॉइंट की लोकेशन को बता रहा है. और आप लोग ये देख सकते हैं ये जो वेक्टर क्वांटिटी है इसकी दोनों चीजें होती हैं, इसकी दोनों चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है. तो बेटा हम कैसे हमने एक P पॉइंट की तो लोकेशन बता दी है, अब हम ये कैसे बताएंगे कि ये P पॉइंट जो है वो ओरिजिन से कितनी दूरी पर मौजूद है? और ये कैसे हमें पता चलता है? ये जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और 4, ये हमें बताते हैं कि P पॉइंट ओरिजिन से कितनी दूरी पर मौजूद है.
और इसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड बोलते हैं। और इसको कैलकुलेट, मैग्नीट्यूड की तो एक ही वैल्यू होती है, लेकिन ये एक्सिस में बताया जा रहा है, कोऑर्डिनेट की फॉर्म में बताया जा रहा है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने का जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है वो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप नेक्स्ट जो टॉपिक्स आने वाले हैं उसमें भी आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि अगर मैंने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है तो मैंने ये फाइंड करके बताई हुई है 3 और 4 का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करनी है। 3 और 4 की मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फॉर्मूला लगेगा 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 स्क्वायर 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। इनको आप प्लस करें तो 25 आ जाएगा, 25 का अंडर रूट लें तो 5 आंसर आने वाला है। पी पॉइंट की हमने अब डायरेक्शन बतानी है, तो पी पॉइंट की डायरेक्शन कैसे बता सकते हैं। पी पॉइंट, चूंकि ये पी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वेक्टर, तो इस वेक्टर की डायरेक्शन को हम थीटा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। थीटा होता है एंगल, कहते हैं मतलब ये वेक्टर किस एंगल पर मौजूद है इस 2D डायमेंशन में, ये हम बताएंगे। एंगल हमेशा थीटा जो है वो आपने लेट करना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आपने लेकर जाना है, और दूसरी बात आपने ये कहना है कि आपने एंटी क्लॉकवाइज जाना है। एंटी क्लॉकवाइज आप मूव करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा एंगल कितना है, थीटा कितना है। ये हमारा वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर मौजूद है, ये हम थीटा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा यहां पर मैंने बताया है थीटा हमेशा आपने एंटी क्लॉकवाइज लेना है एक बात, और दूसरी बात आपने फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेना है। और थीटा फाइंड करने का भी फॉर्मूला आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर y कंपोनेंट हमारे पास 4 है और x कंपोनेंट 3 है, तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4 डिवाइडेड बाय 3 करें तो आपके पास एंगल भी आने वाला है कि किस एंगल पर हमारे पास जो वेक्टर मौजूद है। 2 डायमेंशंस में जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, अगर कोई लाइन हमारे पास यहीं पर मौजूद हो या कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर ही मौजूद हो तो बेटा उसका एंगल 0 डिग्री आने वाला है। अगर कोई हमारी लाइन इस पॉइंट पर मौजूद हो वाई एक्सिस पर, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर, तो वो 90 डिग्री आने वाला है एंगल। अगर कोई हमारी लाइन नेगेटिव या कोई पॉइंट नेगेटिव एक्स एक्सिस पर मौजूद हो तो हमारे पास जो एंगल आने वाला है वो 180 आने वाला है। अगर बेटा नेगेटिव वाई एक्सिस पर मौजूद हो तो जो एंगल आने वाला है वो -270 आने वाला है। और अगर पूरा 1 साइकिल कंप्लीट करके आए तो हम इसको 360 डिग्री भी बोलते हैं। 2 डायमेंशंस में की एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा आती हैं, जैसे कि एक वाइट बोर्ड है, ये भी हमारे पास 2 डायमेंशंस हैं, मतलब कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल पॉइंट लाइन है और वर्टिकल लाइन है। अगर हमने कोई भी पॉइंट चले, मैं ये कहता हूँ कि मैंने अगर ये बताना कि मैग्नीट्यूड कहाँ पर मौजूद है तो मुझे ओरिजिन वो वहां से लेना पड़ेगा, ओरिजिन से मूव करना के इधर तक आना पड़ेगा। ये वाला जो होगा वो एक्स एक्सिस होगा और ये वाला जो होगा वो वाई एक्सिस होगा। इसी तरह बेटा अगर आप गूगल मैप यूज करती हैं तो मैप में अगर आपने किसी की चीज की लोकेशन को देखना है तो वो गूगल मैप भी 2D होता है, 2 डायमेंशंस आपको बता रहा होता है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम 2D प्लेन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की एग्जांपल लेट करते हैं। मुझे इस पिक्चर को लोकेट करना है जो कि दीवार के ऊपर लगी हुई है। इस पिक्चर को लोकेट करने के लिए मुझे एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, ओरिजिन। ओरिजिन ये कोऑर्डिनेट से ले लिया। इस ओरिजिन से अगर हम हॉरिजॉन्टल मूव करेंगे तो एक्स एक्सिस आ जाएगा, अगर हम वर्टिकल मूव करेंगे तो वाई एक्सिस आ जाएगा। तो ये एक वेक्टर जो कि ओरिजिन से निकाला हुआ है और ये पिक्चर तक जा रहा है। मुझे इस वेक्टर तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ यूनिट्स एक्स एक्सिस की तरफ मूव करने पड़ेंगे और फिर कुछ यूनिट्स मुझे वाई एक्सिस की तरफ मूव करने पड़ेंगे, और ये मैं इस वेक्टर तक पहुंच जाऊंगा जो कि पिक्चर को लोकेट कर रहा है। इस तरीके से हम 2 डायमेंशन के जरिए किसी भी पिक्चर को या पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। अब बेटा हम बात करते हैं 3D स्पेस की, बात करते हैं कि एक वेक्टर को 3 डायमेंशंस या स्पेस में कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये स्पेस का वर्ड खला नहीं है, खला वो जगह होती है जहां पर कोई भी एयर मौजूद नहीं होती। ये स्पेस का मतलब है कि एक पॉइंट को लोकेट करें आप 3 डायमेंशंस में, और ये 3 डायमेंशंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें 3 एक्सिस रिक्वायर्ड है, और इन 3 एक्सिस को हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स एक्सिस भी बोलते हैं। और ये एक्सिस कौन कौन से आएंगे हमारे पास, ये एक्सिस आएंगे एक्स वाई एंड जेड एक्सिस आएंगे। अब एक्स और वाई प्लेन तो आप पढ़ चुके हैं, तो स्पेस में कोई भी पॉइंट आपको लोकेट करने के लिए हमें तीसरा एक्सिस भी चाहिए जो कि जेड एक्सिस है। एक्स और वाई हमने पढ़ लिया, एक्स और वाई हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होती हैं, जेड होती हैं आउटवर्ड या इनवर्ड होती हैं, एक्सिस होता है हमारे पास। एक्स एक्सिस की तरफ जो यूनिट्स होंगे वो ए के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ए यूनिट, और ये वाई एक्सिस की तरफ जो यूनिट्स होंगे वो बी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और जेड एक्सिस की तरफ जो यूनिट्स होंगे वो सी के साथ हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं।
अभी कोई भी पॉइंट P पॉइंट को अगर मैंने लोकेट करना है 3 डिमेंशंस में, तो वो मैं कैसे लोकेट कर सकूंगा? पहले मैं x एक्सिस आऊंगा a यूनिट्स, फिर मैं y एक्सिस आऊंगा b यूनिट, और फिर z एक्सिस जो है मैं आऊंगा यहाँ पर P को रिप्रेजेंट। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम 3 डिमेंशन में मुझे इस पॉइंट को लोकेट करना है। तो इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए मुझे एक ओरिजिन से वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा जो इस पॉइंट तक आ रहा है। इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए मुझे 3 एक्सिस चाहिए। कुछ यूनिट्स में एक्स एक्सिस की तरफ आऊँगा और कुछ यूनिट्स में वाई एक्सिस की तरफ आऊँगा और फिर कुछ यूनिट्स में जेड एक्सिस की तरफ आ जाऊँगा, तो ये पॉइंट को लोकेट कर पाऊँगा। मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करनी है 3 डिमेंशंस में, तो वो फॉर्मूला क्या लगने वाला है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का लगने वाला है। P पॉइंट को 3D बताने के लिए बेटा एक एंगल की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि 3 एंगल्स की जरूरत पड़ती है। 2D में तो हमने ये देखा था कि हमें सिर्फ एक एंगल थीटा की जरूरत पड़ गई थी, जो कि P पॉइंट को लोकेट करने के लिए, और थीटा हम कहाँ से लेते हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज हम मूव करते हैं। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं तो P पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास 3 एंगल की जरूरत पड़ेगी। एक एंगल जो आप लोग एक्स एक्सिस से ले रहे हैं उसको अल्फा कहेंगे, और जो वाई एक्सिस से ले रहे हैं उसको बीटा कहेंगे, और जो जेड एक्सिस से ले रहे हैं उसको हम गैमा कहेंगे। इन तीनों एक्सिस एंगल्स को हम फाइंड आउट करेंगे। पॉजिटिव एक्सिस से लेंगे, वाई एक्सिस से लेंगे, जेड एक्सिस। इन तीनों एंगल्स को हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव जेड एक्सिस से हम लेने वाले हैं। इन तीनों एंगल्स को हम कोसाइन एंगल्स के फॉर्मूला यूज करते हुए फाइंड आउट करेंगे, जो आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं। अब इसकी एग्जांपल्स क्या आती हैं? इसकी एग्जांपल्स मैं आपको एनिमेशन में समझाता हूँ कि कैसे हम इसको समझते हैं। तो क्या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अलावा और भी कोऑर्डिनेट सिस्टम मौजूद हैं? जी हाँ, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अलावा और भी कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं, जैसे कि बेटा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। लेकिन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो हमने पढ़े थे एक्स वाई जेड एक्सिस आएंगे, लेकिन जो सिलेंड्रिकल है या स्फेरिकल है उसमें एक्स वाई जेड नहीं आएगा, बल्कि उसमें आर एच की फॉर्म में आप एक्सिस सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर बेटा एमसीक्यूज आ सकता है बड़ा इंपॉर्टेंट, कि कितने मैक्सिमम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मौजूद हैं। तो मैक्सिमम 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मौजूद हैं, जो कि हमने स्पेस में पढ़ लिए हैं। अगर एमसीक्यूज इसी तरह आए कि प्लेन में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मैक्सिमम कितने होते हैं, तो आपने आंसर लगाना है 2 होते हैं। ठीक है, यहाँ पर बेटा जो हम एंगल लेट कर रहे हैं अल्फा बीटा और गैमा, क्या ये अल्फा बीटा और गैमा जो एंगल है, क्या ये भी एंटी क्लॉकवाइज है? बच्चे अक्सर ये पूछते हैं, सर क्या ये भी एंटी क्लॉकवाइज है? ये नजर नहीं आ रहे, लग नहीं रहे एंटी क्लॉकवाइज। अल्फा और बीटा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो हम इसको अच्छे तरीके से समझते हैं एनिमेशन में कि हमारे पास ये क्या एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज एंगल्स हैं। स्पेस में अल्फा बीटा गैमा ये तीनों एंगल क्या एंटी क्लॉकवाइज हैं या क्लॉकवाइज हैं? तो आपको पता है कि ये हमारे पास ओरिजिन है, ओरिजिन से ये एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो मैं पहले अल्फा की बात करूँगा। तो एक्सिस से हम एक एंगल रिप्रेजेंट करेंगे जिसको हम अल्फ़ा बोलेंगे। अभी आप देखेंगे एक्सिस से वेक्टर तक जो एंगल है वो अल्फ़ा है, और ये एक एंटी क्लॉकवाइज है क्योंकि इसकी डायरेक्शन इस तरह है। अगर ये क्लॉकवाइज होता तो इसकी डायरेक्शन इस तरह आनी थी, बल्कि ये एक एंटी क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसी तरह अगर हम देखें यहाँ पर वाई एक्सिस की जानिब आए, तो वाई एक्सिस से हम एक एंगल को ड्रॉ करेंगे जो कि इस तरफ आएगा, जिसको हम बीटा बोलते हैं। तो बीटा भी आप लोग देख सकते हैं कि ये भी हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि अगर ये क्लॉकवाइज होता तो इसकी डायरेक्शन ये आनी थी। अब ये z एक्सिस है, तो z एक्सिस से हम देखते हैं एक एंगल ड्रॉ करते हैं जो कि इस डायरेक्शन में आ रहा है, जिसको हम क्या बोलेंगे? हम गैमा बोलने वाले हैं। तो गैमा भी आप लोग देख सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। अगर ये क्लॉकवाइज होता तो इसकी डायरेक्शन इस तरह आनी थी। तो आपने ये देखा कि तीनों एंगल्स अल्फा बीटा और गैमा तीनों के तीनों हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोला जाता है। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों कहा जाता है? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इस वजह से कहा जाता है क्योंकि एक्स और वाई प्लेन्स के दरमियान 90 डिग्री है।
अगर बेटा z की बात करें तो x, y और z इन तीनों के दरमियान भी 90 डिग्री मौजूद है, ठीक है। और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों कहा जाता है? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इस वजह से कहा जाता है, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है रेनी डिकार्ड्स, इसने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को बताया था सबसे पहले, तो इसी वजह से इसके नाम से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा जाता है।